हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आर्यन आर्ट्स क्लासेस में। मैं हूं आपका प्यारा इमरान सर और आज हम बात करेंगे होम साइंस के क्वेश्चंस को लेकर के। होम साइंस का हम सिलेबस से आपका 20 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको निकाले हैं, सिलेक्ट किए हैं, उस पर कुछ चर्चा भी करेंगे, फिर आगे हम लोग इस पर बढ़ेंगे, ठीक है। और इस तरीके से और भी आपका वीडियो आएगा। ये पहला वीडियो आ रहा है होम साइंस का, तो चलते हैं हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, जन्म के समय स्वस्थ नवजात शिशु का वजन क्या होता है, मतलब कितना होता है। अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है, अगर वो स्वस्थ कैसे कहलाएगा, मतलब कि वो बच्चा स्वस्थ है कि नहीं, उसके वजन पर डिपेंड करता है। तो उसका वजन जो है कम से कम 2.5 से 3.5 केजी होना चाहिए। आपके ऑप्शन में 2.5 से 3.5 केजी मिलेगा और यहाँ जो है 2.5 केजी दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.5 केजी, यानी कि ए हो जाएगा। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसका अगला क्वेश्चन है कि नवजात शिशु, मतलब जो बच्चा जन्म लेता है उसको नवजात शिशु कहा जाता है। कहता है कि उसका जब जन्म होता है तो उसके 48 घंटा के अंदर ही उसको कौन सा टीका लगता है। टीका मतलब होता है इंजेक्शन, उसको कौन सा टीका लगता है। तो हम बताना ये चाहेंगे कि जब बच्चा अपनी माँ के सिकम से इस दुनिया में आता है, माँ के गर्भ से दुनिया में आता है, तो उसको कई प्रकार का जो है वायरस हुआ, जीवाणु कीटाणु हुआ, उसके ऊपर अटैक करता है। तो उस बच्चे को एक टीका लगाया जाता है ताकि उसको बाहरी बीमारी से बचाया जा सके, उसको सेफ जोन में रखा जा सके। उसका सही आंसर हो जाएगा बीसीजी, यानी उसको बीसीजी का टीका लगाया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन आ रहा है, संक्रामक रोग। कौन सा क्वेश्चन आ रहा है? संक्रामक रोग से तात्पर्य है। देखिए रोग दो प्रकार का होता है, एक होता है संक्रामक और एक होता है असंक्रामक। संक्रामक और असंक्रामक। अगर हम बात करें संक्रामक का, तो संक्रामक रोग जो होता है, एक व्यक्ति दूसरे के संपर्क में आता है, अगर उस व्यक्ति के पास कोई बीमारी है तो वो दूसरे में आ जाता है, उसको बोलते हैं संक्रामक रोग। और असंक्रामक रोग, जिसके पास वो बीमारी है वो उसी में रहता है, दूसरे तक नहीं जाता है। तो एग्जाम में आपसे ये भी पूछेगा कि रोग कितना प्रकार का होता है, तो उसमें हम 2 प्रकार का बोलेंगे, संक्रामक और असंक्रामक। अब यहाँ पे कह रहा है कि संक्रामक रोग से तात्पर्य क्या है, तो यहाँ पे है कि रोग का बार बार हो रहा नहीं, उसके बाद रोग का लंबे समय तक बने रहना, ये भी नहीं होगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी एक आदमी से दूसरे आदमी में जब ये रोग लगता है उसी को हम बोलेंगे संक्रामक रोग। चलिए अब हम लोग इसके चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है कि शिशु सदन, यानी कि छोटा छोटा बच्चा को जो है रखने के लिए एक घर बनाया जाता है, जहां पर उस बच्चे को रख करके उसका मेंटेन किया जाता है, पढ़ाई लिखाई, रहना खाना पीना सब छोटे छोटे बच्चे के लिए होता है। उसको शिशु सदन, सदन मतलब होता है घर, को किस नाम से बुलाया जाता है। तो ये जो है ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चों के लिए जो है, मान लीजिए कि उसको एक क्लास में एडमिशन लेना है, तो जब बच्चा एक क्लास में एडमिशन लेता है तो उस वक्त उसका एज होता है 6 साल। तो 6 साल से पहले कहता है कि 3 साल से लेकर के 5 साल तक के एज तक को, यानी कि 2 साल उस बच्चे को शिशु सदन में रख करके पढ़ाया जाता है, जैसे नर्सरी का पढ़ाई जो होता है वो सब पढ़ाया जाता है। तो उसका नाम है आंगनबाड़ी। आप देखे होंगे, जानते भी होंगे कि आंगनबाड़ी केंद्र होता है जिसमें बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो शिशु सदन का जो है दूसरा नाम क्या है? आंगनबाड़ी। कहीं कहीं पर जो है बालबाड़ी भी लिख करके रहेगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, कह रहा है कि बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू कहाँ से होती है। तो सबसे पहले बच्चा जहाँ जन्म लेता है तो वो अपने घर में ही जन्म लेता है। घर में जन्म लेने का मतलब कि उसका माँ बाप उसके साथ में रहता है, उसका भाई बहन रहता है, उसके रिश्तेदार रहते हैं उसके साथ में, तो वो घर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा घर, यानी कि सबसे पहले बच्चा जन्म होता है तो अपने माँ बाप भाई बहन इनसे घुलता मिलता है, ठीक है। तो इसका जो है समाजीकरण जो है अपने घर से ही होता है। घर का जैसा माहौल रहेगा बच्चे पर जो है उसी प्रकार का असर आएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर छठा नंबर क्वेश्चन है कि 12 से 18 वर्ष, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपको साइकोलॉजी में भी पूछा गया है। 12 से 18 वर्ष तक की आयु को क्या कहा जाता है? ये आयु वर्ग में आता है, तो इसमें शिशु वाला नहीं होगा, ठीक है, और बाल अवस्था भी नहीं होगा, बाल अवस्था उससे पहले है। तो सबसे पहले शेषवावस्था होता है, उसके बाद बाल अवस्था होता है, उसके बाद किशोर अवस्था होता है, उसके बाद प्रौढ़ अवस्था होता है, उसके बाद वृद्ध अवस्था होता है। लेकिन यहाँ 12 से 18 यहाँ एज लिमिट कर दिया है, तो ये हो जाता है किशोर अवस्था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था। अब प्रौढ़ अवस्था के बाद आ जाता है वृद्ध अवस्था, उसके बाद जो है कोई स्टेज नहीं है, डायरेक्ट नेक्स्ट मीटिंग उसका मतलब अगला अवस्था होता है उसका कब्र में, ठीक है, कब्र अवस्था होता है। चलिए हम लोग देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि ORS का जो ये पेय बनाया जाता है, इसका जो घोल बनाया जाता है पीने के लिए, तो कहता है कि इसमें किस चीज को मिलाया जाता है। सबसे पहली बात, ORS का जो हम लोग घोल बना करके या पेय बना करके जो पीते हैं, तो कहता है कि ये कब होता है कि जब आदमी का जो है शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब होता है कि
शरीर में जो है पानी की कमी हो जाना, निर्जलीकरण, इसको बोला जाता है डिहाइड्रेशन। जब डिहाइड्रेशन होता है तो उस वक्त उसको जो है शरीर में पानी को पूर्ण करने के लिए ओआरएस का घोल दिया जाता है। जब आदमी को डायरिया होता है, जिसमें उल्टी दस्त होता है, तो उसी में शरीर का पानी बाहर चला आता है, तो उसको पूर्ण करने के लिए ओआरएस का घोल पिलाया जाता है, जिसमें कि ये बनता किस चीज को मिला करके है, इसका सही आंसर हो जाएगा पानी। ठीक है, डी आंसर होगा इसका। चलिए अब हम लोग जो है इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति की रोग तथा मृत्यु से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो अब कह रहा है कि जब आदमी इस दुनिया में आता है तो उसके शरीर में एक अलग से कुदरती ताकत होता है, जिसको प्राकृतिक ताकत बोलते हैं। ठीक है, उसको इम्यून सिस्टम कहा जाता है, जो कि हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों से लड़ता है। जब इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है तब बाहरी बीमारी अटैक करता है, तो उसको कहा जाता है रोग निरोधी क्षमता। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रोग निरोधी क्षमता। कभी कभी ये जो है इंसान के शरीर में होता ही है, ये जो कि बीमारी से लड़ता है। कभी कभी जब आदमी बीमार पड़ जाता है तो इस क्षमता को फिर से मजबूत करने के लिए या बहाल करने के लिए एंटीबायोटिक वगैरह डॉक्टर लिखता है। ठीक है, उसके बाद वो क्षमता फिर से एक्टिव हो जाता है और वो बीमारी से लड़ लेता है। उसके बाद वो बीमारी से वो निजात पा लेता है, फ्री हो जाता है। अब हम लोग इसमें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इसका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असहाय बच्चे। असहाय का मतलब होता है कि जो किसी के मदद के सहारे है, जैसे मंद बुद्धि। मंद बुद्धि ये होता है जो कि दिमाग से थोड़ा सा उसको कम समझ में आता है चीजें, बात अगर उसके सामने कीजिएगा तो उसको कम समझ में आता है, सलाहियत कम रहता है उसके अंदर, बात को नहीं समझ पाता है, उसको मंद बुद्धि बोलते हैं। ठीक है, अब बहरा एवं गूंगा ये भी दूसरे पर आश्रित है, अंधा। ठीक है, तो असहाय में जो है ये सब आ जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। तो इसका अगला जो क्वेश्चन है, अब ये कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है इसका सांकेतिक भाषा का प्रयोग। यानी कि भाषा जो होता है, एक होता है लिखना, एक होता है पढ़ना। ठीक है, एक लिखना होता है, एक बोलना होता है। ठीक है, और एक होता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक मतलब कि किसी को इशारा करके कुछ इंडिकेट करना और सामने वाला समझ जाए। तो कहता है कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग किसके लिए होता है? तो अंधा के लिए होगा तो वो तो इशारा समझेगा नहीं, क्योंकि उसका तो आंख बंद है, कैसे समझेगा वो? यानी तो उसको नजर नहीं है, नजर नहीं आता है। और सामाजिक बच्चा, इसके लिए भी कोई मैटर नहीं करता है। अब उसको जो है सांकेतिक इशारा कीजिएगा, वो खुद पहले से ही असामाजिक है। अगर विकलांग की बात कीजिएगा तो विकलांग तो हाथ पैर से भी होता है आदमी, उसमें मैटर नहीं करता है। तो हो जाएगा इसमें कौन? गूंगा और बहरा। गूंगा आदमी को अगर आप कहेंगे कि कुछ बोलेंगे तो वो नहीं समझेगा, तो उसको आप अपना इशारा ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है जो बहरा आदमी है उसके सामने आपको जो है बहुत चिल्ला करके बोलिएगा, और उसको जब चिल्ला करके बोलिएगा तो उसको लगेगा क्या कि आप उसको कह रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहरा आदमी सबको देखिएगा कि कहीं पर दो आदमी गप कर रहा तो उसको लगता है उसी का बात कर रहा, उसके तरफ देख करके अब फिर बात कीजिए, उसका बात नहीं कीजिए, उसको लगेगा हम ही का बात कर रहा, उसके बाद आएगा फिर आपसे वो पूछने के लिए, लड़ने के लिए। तो ऐसा ही होता है। तो गूंगा और बहरे बच्चों के लिए क्या होता है? सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब हम लोग इसमें अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि मच्छरों से कौन सी बीमारी होती है? मच्छर तो बहुत ज्यादा रहता है, काटता भी है, कभी कभी आता है, गाना भी सुनाएगा आपको मच्छर। ठीक है, और बच के रहना चाहिए, है ना, नेट लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चला आप सोए हैं, उसका जितना मच्छर है सब आए और आप ही को लेकर के उड़ जाए। तो ये एक डेंजर बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, जिसका नाम है डेंगू। मादा मच्छर के काटने से ये होता है। इसलिए अब मच्छर आएगा तो उसको तो आप ये नहीं जान सके मादा है कि उसके बाद जो है नर मच्छर है, इसलिए आपको उससे बच के रहना, कोशिश ये करना नेट लगा करके ही सोए। तो मच्छर से जो बीमारी होती है वो होती है डेंगू, और ये जानलेवा बीमारी है और इसमें लोग जल्द ही मर जाते हैं, इसलिए इससे बचने का प्रयास किया जाना चाहिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की रचना की इकाई क्या है? तो हम लोग का जो शरीर बना है वो उसका सबसे जो छोटा यूनिट है, सबसे जो छोटा इकाई है, उसका नाम है कोशिका, जिसको हम लोग सेल बोलते हैं। अब बहुत सारे सेल का जब मिलन होता है, जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो उससे जो है ऊतक बनता है, यानी टिश्यू बनता है। और जब बहुत सारे टिश्यू जब मिल जाता है तब फिर ऑर्गन बनता है, यानी बॉडी का कोई पार्ट बनता है। तो इस तरीके से हम लोगों का जो है बॉडी बना है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि मानव शरीर की रचना की इकाई कौन सी होती है? मानव शरीर रचना की इकाई होती है, तो इसमें शरीर की रचना के लिए सबसे जो मेन इकाई है वो है कोशिका, तो जिसको हम लोग सेल भी बोलते हैं। आप पहले इसको पढ़े भी होंगे, आप लोग जो इसको बायोलॉजी में पढ़े होंगे 10th में 9th में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? देखिए अंधा बच्चा जो होता है उसको तो नजर आएगा नहीं, तो उसके लिए एक विधि होता है
उस विधि को हम लोग बोलते हैं ब्रेल लिपि। यानी कि लुई ब्रेल नाम का एक वैज्ञानिक था, उन्होंने एक मशीन बनाया, एक यंत्र बनाया जिसका नाम है, अपने ही नाम पर उस यंत्र का नाम रखा जिसका नाम है ब्रेल लिपि। तो ब्रेल लिपि या ब्रेल विधि, अब मान लीजिए ए है तो ए का वो मान लीजिए इस आकार का वो बड़ा साइज में बना दिया, वो अंधा बालक जो इसको छू करके इस तरीके से जो है उसको महसूस करता है, उसको लगता है कि ए ऐसा ही है, तो वैसे ही उसके सामने रहता है तो वो पढ़ने लग जाता है, उस हिसाब से वो समझ जाता है, यानी छू करके उसको वो फील करता है, महसूस करता है। तो अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रेल विधि। लुई ब्रेल नाम का वैज्ञानिक जो है इसका क्या किया था, इसको इस यंत्र को जो है इसका आविष्कार किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद देना चाहिए। बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद देना चाहिए। पूरक आहार का मतलब होता है कि बच्चा जब अपनी माँ का दूध हो, ये जो है पीना जब छोड़ देता है पहली बार, यानी कि उसको अन्न जब दिया जाता है, अनाज दिया जाता है खाने के लिए, जिसको कि हम लोग हिंदू धर्म में क्या होता है कि पहली बार जो बच्चों को अनाज खिलाया जाता है या खाना दाना दिया जाता है मुंह में, तो उसको अन्नप्राशन एक उन लोगों का एक तरीका है, एक मेथड है, उसको पूरा किया जाता है। तो वो एक तरीका है जो समाज में होता हुआ आया है। लेकिन कहता है कि 6 माह का जब बालक हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है, पूरक आहार दिया जाता है, यानी कि उसको कुछ दाल चावल वगैरह जो है उसको देने का कोशिश किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 माह। ठीक है, अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये आपको ये WHO जो है ये आपको पॉलिटिकल साइंस में भी मिलेगा, ज्योग्राफी में भी मिलेगा, ये आपको हिस्ट्री में मिलेगा, लगभग पेपर में आपको मिलेगा। तो WHO का पूरा नाम क्या है, तो W फॉर हो गया वर्ल्ड, H फॉर हो गया हेल्थ, O फॉर हो गया ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। यानी कि पूरे वर्ल्ड में अगर किसी प्रकार का बीमारी आएगा, देखिए बीमारी किसी क्षेत्र में होता है, लेकिन बीमारी जब बड़ा रूप ले लेता है तो उसको क्या कहा जाता है, महामारी। उसको क्या कहा जाता है, महामारी। अब महामारी से लड़ने के लिए वर्ल्ड लेवल की सबसे बड़ी जो संस्था है उसका नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मान लीजिए कि अभी एक एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए कोविड। ठीक है, कोविड जो आया था तो कोविड 19 बोलते हैं क्योंकि 2019 में आया था। ठीक है, तो इससे लड़ने के लिए WHO ने बहुत ज्यादा मदद किया था। दुनिया के जिस देश में भी कोविड वगैरह जो है फैला था तो उसका उन्होंने मदद किया था। वर्ल्ड लेवल पर बड़ी बीमारी अगर आ जाएगी, बहुत सारे देश बहुत सारे क्षेत्र अगर इससे परेशान रहेंगे, प्रभावित रहेंगे, तो उसकी ये मदद करता है, जिसको हम बोलते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो सही आंसर इसका यही हो गया। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों के अस्थाई दांत कब से निकलने लग जाते हैं। तो बच्चा का जो दांत होता है वो, अगर हम दांत की बात करें तो 2 प्रकार का होता है, एक अस्थाई होता है और एक अस्थाई होता है। तो अस्थाई टेम्पररी होता है जिसमें कि 20 दांत होता है। ठीक है, और अस्थाई दांत जो होता है उसमें 32 होता है। अब ये घट करके 30 भी होने लग गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि कब से मतलब कि ये दांत जो है निकलना शुरू हो जाता है, कि कभी कभी आप ऑप्शन में 7 साल भी देखेंगे, लेकिन 6 भी देखेंगे, तो इस ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, दांत हमारे लिए बहुत जरूरत का चीज है, दांत से ही हम लोग कुछ खा पाएंगे। अगर दांत नहीं रहेगा तो फिर सामने कुछ भी अच्छा रखा रहेगा खाने के लिए, देख करके ही रह जाएंगे, दूसरे का मुंह देखेंगे, फिर मिक्सर में रख करके उसको पिसवाइएगा और उसके बाद आराम से उसको खाइएगा। इसलिए दांत का सुरक्षा कीजिए, दांत का रक्षा कीजिए, ब्रश वगैरह भी करना है। चलिए, खुशी एक संवेग है। संवेग का मतलब होता है इमोशन, खुशी का मतलब होता है हैप्पीनेस, है ना, खुशी ये एक संवेग है, ये एक इमोशन है। तो कहता है कि मान लीजिए आदमी खुश कब होता है, तो आदमी जब खुश होता है तो कोई अच्छा चीज देख करके खुश होता है, या उसका कोई फायदा हो जाए या कुछ अच्छा चीज देख करके, तो वो क्या हुआ, धनात्मक हुआ, ऋणात्मक तो नहीं हुआ। तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा धनात्मक, यानी ये जो है पॉजिटिव में हो जाता है। ठीक है, ये किस में हो जाता है, पॉजिटिव में हो जाता है। ठीक है, तो धनात्मक हुआ, तो सीधी सी बात है कि खुशी एक संवेग है, इमोशन है, ये कैसा है, धनात्मक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 क्वेश्चन आपका सेट किया गया है इसमें। तो अगला क्वेश्चन है टीकाकरण। टीकाकरण का मतलब ये होता है कि आकर के टीका नहीं लगा के चला जाता है। पहले हम लोग जब छोटे थे तो जब किसी छोटे बच्चे को टीकाकरण करवा करके लाता था गांव में, तो हम लोग पूछते थे कि क्या हुआ, कहाँ ले गए थे बच्चा को, तो बोलता था कि हम लोग टीकाकरण कराने ले गए थे। अब टीकाकरण, अब टीका मतलब हम लोग यहाँ कान के पीछे, यहाँ सर पर, यहाँ अगल बगल में खोजेंगे टीका कहाँ है। बाद में पता चला कि यहाँ पर इंजेक्शन देता है, यहाँ पर देखिएगा आदमी सबका निशान भी रहता है। ठीक है, वो टीका का इंजेक्शन का रहता है, तो उसी को बोलते हैं टीका। टीका मतलब होता है इंजेक्शन, समझ में आया। तो टीकाकरण बच्चों को किस चीज से बचाता है, तो बीमारियों से बचाता है। पोलियो की बीमारी के लिए भी टीकाकरण होता है, हेपेटाइटिस के लिए भी होता है, चेचक के लिए भी होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि पोलियो, हेपेटाइटिस, उसके बाद चेचक, इन सब बीमारियों से बचने के लिए टीकाकरण करवाया जाता है। ठीक है, चलिए अब पोलियो में क्या होता है कि आदमी का हाथ और पैर जो है ये टेढ़ा हो जाता है, जन्मजात बीमारी है। ये बीमारी जो है
जन्मजात होता है, आदमी बच्चा जो जन्म लेता है तो उसी तरीके से जन्म लेता है, हाथ या पैर उसका या दोनों हाथ या दोनों पैर उसका जो है कमजोर रहता है, वो चल नहीं पाता या उससे हाथ से कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है, चेचक पहले आता था, ये बड़ा बड़ा दाना चेहरा पर हो जाता था, बहुत आदमी को देखे होंगे आप कि उसका पूरा चेहरा पर बड़ा बड़ा दाना, मतलब कि गोटी गोटी टाइप का उसका जो है निशान हो गया, उसी को चेचक बोलते हैं। उसका एक नया वर्जन अभी आया, क्योंकि वो जो है बीमारी खत्म हो गया, क्योंकि इतना ना टीकाकरण हुआ है ना कि अब उसको लगभग समाप्त ही कर दिया गया है। लेकिन अभी उसका एक नया बीमारी अभी चल रहा है, कभी कभी किसी किसी बच्चों में देखने को या बड़े लोगों में भी देखने को मिलता है, जिसको हम लोग चिकन पॉक्स बोलते हैं, एकदम स्टैंडर्ड नाम है चिकन पॉक्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलेंगे। तो इसका अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जन्म से ही शिशु में, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय से ही उसके अंदर में कौन सा संवेग रहता है? संवेग का मतलब क्या होता है अभी हम बताएं, पिछला क्वेश्चन में इमोशन को बोलते हैं, उसमें रोना, हंसना, चिल्लाना, है ना, बोलना, ये सब जितना भी चीज है ये सब किस में आ जाएगा? एक इमोशन में आ जाएगा। तो बचपन से ही, क्योंकि बच्चा को उसकी माँ, उसका पापा, उसका भाई बहन, रिश्तेदार, दादा दादी सब पालता है, तो जैसे ही अपने को रिश्तेदार को देखता है तो वो बच्चा झपट करके उसके गोद में जाने का प्रयास करता है। जैसे मम्मी के गोद में है, पापा आया तो बच्चा झपट करके उसके गोद में जाने का, जो उसके करीब ज्यादा रहता है वो उससे उसको लगाव हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यार। तो जन्म से ही बच्चों में जो है कौन सा संवेग रहता है? प्यार रहता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज के क्लास का जो है अंतिम क्वेश्चन लेंगे, जो कि बीमारी है यहाँ पर पीलिया रोग की बात हो रही है, जिसको हम लोग जॉन्डिस बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जॉन्डिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है? अब सबसे पहली बात है, ये बीमारी जो होता है प्रदूषित जल के वजह से होता है। प्रदूषित जल यानी कि ऐसा पानी जो पिए हम और इस तरह की बीमारी हो जाता है। ठीक है, अब पीलिया रोग में क्या होता है कि शरीर का पीला हो जाना हो जाता है। ठीक है, इसमें डॉक्टर जो है खाने के लिए मसाला वगैरह सब गर्म चीज खाने के लिए मना कर देता है। ब्लड में एक होता है, एक तत्व होता है बिलीरुबिन, वो अगर बढ़ जाता है, उसका अगर मात्रा बढ़ जाता है तो ये बीमारी हो जाता है पीलिया रोग। तो कह रहा है कि इसमें क्या होता है? तो शरीर पीला पड़ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसे त्वचा उजला हो जाता, नहीं होगा, आंखें लाल हो जाता, नहीं होगा, तो इसका होगा आंख पीली पड़ जाती है। डॉक्टर ऐसे भी देखता, कोई भी आदमी अगर किसी को देखता आंख बहुत पीला पड़ा हुआ है, उसको लगता है कि इसी का सिम्टम है, मतलब पीलिया का ही है, और शरीर भी उसका पूरा पीला पड़ जाता है आगे चल करके। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आंख पीली पड़ जाना। तो आज के क्लास में इतना ही क्वेश्चन था, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास को, अगले क्लास में हम लोग आएंगे, फिर आगे देखेंगे हम लोग। तो हमारा यहाँ पर जो है अपना आर्यन आर्ट्स क्लासेस का जो है कह रहा है कि न्यू बैच जो है ना, इसका स्टार्ट हो रहा है अपना 15 जनवरी से, आज से स्टार्ट हो चुका है। मॉर्निंग 8 बजे से। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, बहुत सारे बच्चे आए थे। आपके भी जानने वाले कोई होंगे तो उसको भेज सकते हैं, उसको बताइए। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड बैच जो है हमारा, वो जो स्टार्ट होने वाला है 20 तारीख से। ठीक है, इसी महीना में, मतलब कि 20 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, 3 बजे से उसका समय है। ठीक है, तो उसके लिए भी आप बच्चों को बोल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।